नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका वहां पर बेड पर लेट गई थी। रोहित ने सोचा कि अनिका सो चुकी है, इसलिए अब रोहित बाहर आकर एक बार फिर से अपना फ़ोन निकालकर फ़ोन मिलाता है। तभी जब रोहित अपना फ़ोन को डिस्कनेक्ट करके वापस मुड़ता है तो उसकी आंखें एकदम से फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि अनिका ने उसकी और सारी ही बातें सुन ली थी जो भी वो फ़ोन पर कर रहा था। इसलिए अब रोहित ऐसे रिएक्ट करने लग जाता है जैसे किसी की चोरी पकड़ी गई हो। अब अनिका रोहित से पूछती है, क्या बात है मिस्टर मारवा, क्या अब भी आप मुझे कुछ नहीं बताओगे? आखिर चल क्या रहा है? रोहित अब अनिका से अपनी फिर से बात को छिपाते हुए कहता है, वो कुछ नहीं अनिका, बस बिजनेस से रिलेटेड किसी से बात कर रहा था। अनिका अब रोहित की तरफ सिर्फ एक बार देखती है, क्योंकि अनिका को अब शक तो पहले से ही हो चुका था। लेकिन अब उसे पता था कि मिस्टर मारवा उसे ऐसे तो नहीं बताने वाले। वो फिर से कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, मुझे लगता है अब हमें सो जाना चाहिए। अब रोहित, क्योंकि अनिका नहीं चाहती थी कि अब यहाँ पर सिचुएशन और भी ज़्यादा ऑकवर्ड हो, इसलिए अब रोहित भी अनिका के यहाँ में अपना सिर हिला देता है। अब रोहित भी अनिका के बगल में आकर लेट जाता है। रोहित अपनी आंखें बंद करते हुए मन ही मन सोचता है कि अच्छा हुआ कि अनिका को कुछ भी पता नहीं चला, वरना अनिका के सवालों का तो जवाब दे पाना बहुत ही मुश्किल था। आज तो तू फंस ही गया था। ये सब सोचते हुए जब रोहित अनिका के फेस की तरफ देखता है तो अब की बार अनिका सच में सो चुकी थी, क्योंकि अब की बार अनिका को लेटते हुए ही नींद आ गई थी। अब रोहित एक चैन की सांस लेता है और वो शुक्रगुजार होता है कि आज तो वो फंसते फंसते बच गया। रोहित भी अब अनिका के चेहरे को निहारते हुए कब सो गया, खुद रोहित को भी इस बात का पता नहीं चला। अगली सुबह जब अनिका की आंखें खुली तो अनिका ने देखा कि रोहित कमरे में नहीं है। अनिका अपने बेड से खड़ी होती है और फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। अनिका शावर लेते टाइम यही सब सोचे जा रही थी कि आखिरकार ऐसा क्या हो सकता है जो रोहित उससे छुपा सकता है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि वो मुझसे कुछ ना कुछ तो छिपा रहा है। अनिका बहुत ही से अंदाजे लगाती है, लेकिन कोई भी अंदाज़ा उसका स्टिक नहीं बैठता। तभी मानो एक बात अनिका के जहन में एकदम बिजली की तरह चमकती है और एकदम से उसके चेहरे पे समाइल आ जाती है। अनिका अब जल्दी से ही शावर को बंद करती है और जल्दबाजी में अपने कपड़े पहनकर बाथरूम से जल्दबाजी में ही बाहर आ जाती है। अनिका अब सीधे ही अपना लैपटॉप खोलकर उस पर तेजी से अपनी उंगलियां घुमाने लगती है, जैसे अनिका को कुछ एकदम से याद आया हो। अब वो उसके बारे में जानना चाहती थी। अनिका की उंगलियां उसके लैपटॉप पर कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से चल रही थी। थोड़ी ही देर में अनिका ने एक सैटेलाइट की एक्टिविटी को हैक कर लिया था। जब अब अनिका सैटेलाइट के जरिए ही बंद पड़ी हुई अब फैक्ट्री में क्या हुआ है वो सब देखने वाली थी, क्योंकि अनिका खुद एक इतनी अच्छी हैकर थी। वो इतनी दूर रहकर भी अपना सब काम घर बैठे आसानी से कर सकती थी। इसके लिए उसे कहीं बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं थी। इसलिए अनिका अपने कमरे में बैठी हुई उस बंद फैक्ट्री को के कैमराज को, वहाँ के सैटेलाइट को हैक करती है। वैसे तो बूढ़े बाबा ने वहाँ पर जो भी कुछ हुआ था वो सब कुछ अनिका को पहले ही बता दिया था, लेकिन अब अनिका सब कुछ एक बार खुद भी देखना चाहती थी। अनिका की नज़र अब अपने लैपटॉप स्क्रीन पर पड़ी तो उसने देखा कि भूमिका, निखिल और बाकी सभी पर गोलियां चलाने वाले आदमियों ने अपने चेहरे को अच्छे तरह से मास्क से ढक रखा था, ताकि उनमें से किसी का भी चेहरे यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट के किसी भी आदमी को पता ना चले। लेकिन उनमें से एक का मास्क, जब वहाँ पर गोलीबारी शुरू हो रखी थी तो अचानक से एक आदमी का वहाँ पर मास्क नीचे गिर गया। जैसे ही उस आदमी का मास्क नीचे गिरा तो अनिका उस इंसान का चेहरा देखकर एकदम से चौंक गई। हालांकि उस आदमी का मास्क जैसे ही नीचे गिरा था उसने कुछ ही सेकंड में हड़बड़ी में उस मास्क को उठाकर वापस से अपने चेहरे पर लगा लिया था। लेकिन ये बात अनिका ने उसमें नोटिस कर ली थी। अब अनिका के मुंह से अपने आप ही एकदम से निकल जाता है कि ये कैसे हो सकता है। अनिका को अब यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अनिका का दिमाग अब एकदम से सुन्न हो चुका था। उसने अभी जो कुछ भी देखा वो सच भी है या फिर उसे उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, क्योंकि अनिका ने जिस चेहरे को अभी लैपटॉप स्क्रीन पर देखा था वो कई साल पहले ही मर चुका था।
अनिका एक गहरी लंबी सांस लेती है और खुद को शांत करने के लिए पास में रखा हुआ पानी का गिलास जल्दी से उठाती है। अब अनिका पानी पीने के बाद अब मन ही मन में खुद से कहती है, क्या मुझे अब इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। उसके बाद अनिका अब इस सब की जड़ों तक पहुंचने का खुद से ही फैसला लेती है, क्योंकि अनिका जानती थी कि हो ना हो रोहित को भी शायद इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। उसके बाद अनिका अब कल रोहित का कहा हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने लग जाती है। कुछ ही मिनटों में अनिका को पता चल जाता है कि रोहित कल कहाँ पर था, रोहित कल कौन सी मीटिंग ले रहा था, क्योंकि रोहित कल गुलेरिया परिवार के फार्म हाउस पर था और ये वही टाइम था जब अनिका भूमिका के रूम में गई थी। अनिका अब रोहित और भूमिका की बातों को याद करने लग जाती है। अब अनिका धीरे धीरे पीछे की सारी ही कड़ियों को जोड़कर देखने लग जाती है। अब उसे समझने में जरा सी भी देर नहीं लगती। अब अनिका को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाता है। अनिका को रोहित पर किसी भी तरह का शक ना हो कि वो कहाँ पर जा रहा है, कौन सी मीटिंग ले रहा है। इसलिए ही हो सकता है ये रोहित का ही प्लान हो कि उसने भूमिका को जबरदस्ती में मुझे शॉपिंग पर ले जाने के लिए कह दिया हो। अब अनिका यहाँ पर सब कुछ समझ जाती है। अब रोहित और बाकी उन सभी की पीठ पीछे क्या खिचड़ी पक रही थी। अब अनिका अपनी चेयर पर पीछे से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो अब सोचने की कोशिश करती है जब रोहित कर्नाटक गया था तब से लेकर आज तक जो भी कुछ हुआ था उसके बारे में वो हर एक कड़ी को जोड़ जोड़ कर देखती है। अचानक ही अनिका को कुछ याद आता है। पहले तो अनिका के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आती है, क्योंकि अनिका को अब सब कुछ पता चल चुका था कि यहाँ पर क्या घट रहा था। लेकिन अगले ही पल अनिका के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ जाती है। अनिका अब अपना फोन उठाती है और किसी को फोन मिला देती है। जैसे ही सामने से वो इंसान फोन उठाता है तो अनिका उसे कुछ सामान डिलीवर करने को कहती है। अनिका कहती है कि याद रहे कि ये सामान आप किसी और को ना दो और जितना जल्दी हो सके मुझे ये सामान जल्द से जल्द मिलना चाहिए। और हाँ, इस बात का याद रखना कि ये सामान जब भी यहाँ पर मेरे लिए पहुँचाया जाए तो उसे सिर्फ मैं ही रिसीव करूँ, अगर कोई और रिसीव करे तो इसकी डिलीवरी ना की जाए। अब अनिका इधर से अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। अभी अनिका को कुछ मिनट भी नहीं हुई थी कि तभी रोहित भी अपना रूटीन एक्सरसाइज करके अब तक वापस अनिका और रोहित के कमरे में वापस आ चुका था। रोहित ने कमरे में आते ही देखा कि अनिका अपने बेड पर बैठी ही मुस्कुरा रही थी। अनिका ने भी रोहित को देख लिया था। रोहित को अब एकदम से लगा कि अनिका अब रोमांस के मूड में है, क्योंकि रोहित कल वाली बात तो भूल ही गया था कि अनिका ने जैसे रोहित से लगातार ऐसे क्वेश्चन किए थे उसके बाद रोहित के पास उन सब सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। रोहित उस सब को भूल गया था। रोहित को तो अंदाजा भी नहीं था कि अनिका ऐसे सच्चाई तक पहुंच जाएगी। रोहित ने अभी भी यही सोचा था कि पिछले 1 महीने से अनिका जितनी ज़्यादा रोमांटिक हो गई थी, हो सकता है अनिका इसीलिए ही उसे देखकर मुस्कुरा रही हो। अब रोहित भी अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाकर अनिका के करीब जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि रोहित अनिका के करीब पहुंच पाता, अनिका अपनी जगह से एकदम से खड़ी हो जाती है और इधर रोहित जैसे ही अनिका को किस करने के लिए आगे बढ़ा था तो रोहित अपना बैलेंस खो देता है और वो एकदम से बेड पर गिर जाता है। रोहित के ऐसे गिरते ही अब अनिका वहां पर खड़ी खड़ी हंसने लग जाती है। रोहित को ऐसे गिरा हुआ देखकर अब अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, कैसी रही कल आपकी गुलेरिया हाउस पर मीटिंग। अनिका के मुंह से गुलेरिया फार्म हाउस का नाम सुनते ही अब रोहित के तो मुस्कान एकदम से ही गायब हो गई थी। एक तो रोहित खुद को संभाल नहीं पाया था, अपना बैलेंस बिगड़ने से वो अचानक से बेड पर गिर गया था और ऊपर से अब अनिका का एकदम से ऐसा सवाल सुनकर अब रोहित का तो सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। रोहित का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। रोहित ने तो सोचा था कि शायद उसने कल रात को ही सारी ही बातों को हैंडल कर लिया है। रोहित ने यहाँ पर अनिका को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया था। रोहित एक पल के लिए ये भूल गया था कि जब से अनिका 1 महीने से यहाँ पर बंद हुई है, शायद अनिका ने अब अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना बंद कर दिया है। लेकिन अनिका तो अनिका थी, वो भला अपनी खूबियों को कैसे भूल सकती थी। रोहित ने अब अनिका को कोई जवाब देने को नहीं मिल रहा था। रोहित बस अब हकलाते हुए अनिका से कह रहा था वो मैं कर रहा था। तभी अनिका ने अपना दूसरा सवाल रोहित से पूछ लिया, ऐसे क्यों हकला रहे हो मिस्टर मारवा। अब अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, क्या आपको पूरा यकीन है कि जिस इंसान से आपने कर्नाटक में लड़ाई की थी वो अक्षय वर्मा ही था।
अनिका के दूसरे सवाल को सुनकर एक तो रोहित अनिका के पहले ही सवाल के लिए काफी कंफ्यूज था, अब दूसरा अचानक से अनिका का दूसरा सवाल सुनकर अब तो उसकी हैरानी की कोई सीमा ही नहीं थी। अब रोहित हैरानी से अनिका के चेहरे की तरफ देखने लग जाता है, जैसे वो अनिका से ही पूछ रहा हो कि अनिका ये क्या कह रही हो, अनिका की बात का क्या मतलब हो सकता है। अनिका अब रोहित को सवालिया नज़रों को अच्छे से ही पढ़ पा रही थी कि रोहित अब उससे ही खुद कुछ सवाल पूछना चाहता है। अब अनिका रोहित से फिर से कहती है, मिस्टर मारवा, जहाँ तक मुझे पता है अक्षय वर्मा लेफ्ट हैंडेड है, वो अपना सारा काम लेफ्ट हैंड से करता है और जो कर्नाटक में जिसकी आपके साथ फाइट हुई है वो अपना हर काम राइट हैंड से करता है। अब रोहित एकदम से शॉक्ड हो जाता है, अब उसे के कुछ भी समझ में नहीं आता। अब उसकी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा सा छाना शुरू हो जाता है। अब रोहित फिर भी अपने आप को संभालते हुए अनिका से कहता है, अनिका तुम कहना क्या चाहती हो, क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगी कि वहां पर मेरी फाइट अक्षय वर्मा से नहीं बल्कि किसी बहरूपिये से हो रही थी। अब रोहित यहाँ पर सवाल भरी नजरों से अनिका को ही देखे जा रहा था। अब अनिका रोहित की बात को सुनकर सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कहती है, ये खेल उतना भी सीधा नहीं है जितना हमें नजर आ रहा है मिस्टर मारवा। रोहित अब अनिका की बात सुनकर फिर से शौक में था, क्योंकि अब यहाँ पर जब से वो कमरे में आया था तब से रोहित को अनिका से एक के बाद एक शौक मिलता जा रहा था। अनिका अपने शौक के लिए पहले ही बहुत ही फेमस थी, क्योंकि अनिका अपनी हर बात को शौक के साथ एक्सप्रेस करती थी, लेकिन आज रोहित को इतने सारे एकदम से शौक मिलेंगे ये सब रोहित ने भी नहीं सोचा था। तभी अनिका रोहित से अपना तीसरा सवाल पूछ लेती है। अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, आपने सभी के सामने कहा था कि ब्लैक कैट बच्चों की सिक्योरिटी के लिए उनके साथ जाएगी और आपको पता है कि मैं अब ज़्यादा देर तक घर वालों की नज़रों से गायब नहीं हो सकती, तो फिर ब्लैक कैट बच्चों के साथ कैसे जाएगी? क्या आपने इसके बारे में कुछ सोचा है? ये सब कैसे संभव होगा कि अनिका यहाँ मारवा हाउस में भी रहेगी और वहाँ बच्चों की सिक्योरिटी के लिए भी जाएगी? रोहित अब अनिका की बात का जवाब देते हुए कहता है, इसके लिए मैं कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर निकाल लूँगा अनिका। तभी अनिका रोहित की बात सुनकर फिर से कहती है, आपको अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर मारवा, मैं अब सब संभाल लूँगी, मैं पूरी तरह से फिट एंड फाइन हूँ, अब मुझे मेरा काम मेरे हिसाब से देखने दीजिए। तभी रोहित फिर से कहता है, लेकिन अनिका, क्या तुम वहाँ ब्लैक कैट बनकर जाओगी? अनिका अब रोहित से कहती है, अनिका यहीं रहने वाली है, हाँ, लेकिन वहाँ पर ब्लैक कैट भी जरूर जाने वाली है। अनिका की ये बात सुनकर अब तो रोहित को लगभग चक्कर ही आने लग गए थे कि अनिका आज आखिर ऐसा क्या करने वाली है। आज रोहित को अनिका अपनी पहले वाली ही फॉर्म में नजर आ रही थी, जो वो कभी एक महीना पहले होती थी। रोहित अब खुद को संभालते हुए अनिका से फिर से कहता है, अनिका तुम कहना और करना क्या चाहती हो, क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगी? अब अनिका रोहित की बात को अनसुना करते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, अब आपको एनी की कमांड मुझे सौंप देनी चाहिए। अनिका अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मुझे बस कल तक लैब में काम है जिसमें मुझे एनी की हेल्प लगेगी। रोहित बस अब अनिका की हाँ में अपना सिर हिला देता है। तभी अनिका का फोन बजने लग जाता है। ये फोन मारवा हाउस के सिक्योरिटी गार्ड का था। गार्ड अनिका से कहता है, मैडम आपके नाम से कोई पार्सल आया है। अब अनिका उस गार्ड से कहती है, हाँ, उसे ऊपर आने दो। कुछ ही देर के बाद एक आदमी 2 बड़े बड़े बॉक्स लेकर अब अनिका के कमरे में दाखिल होता है और उन बॉक्स को टेबल पर रखकर वहां से चला जाता है। रोहित भी वहीं पर खड़ा होकर अब उन बॉक्स को देख रहा था। अब रोहित बड़े ही हैरानी से उन बॉक्स को देखते हुए अनिका से कहता है, अनिका इसमें क्या है? अनिका बस इतना ही कहती है, मिस्टर मारवा, ये एक सरप्राइज है जिसके बारे में आपको अवार्ड सेरेमनी के टाइम पता चल जाएगा। अनिका ये कहकर लैब की तरफ चली जाती है और रोहित बस अनिका को जाते हुए देखता रह जाता है। एक दिन और एक रात के बाद अब अनिका का एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका था, क्योंकि अनिका अब पूरे एक दिन और एक रात के लिए लैब में अपना काम कर रही थी। वहीं बेडरूम में रोहित अनिका का ही इंतजार कर रहा था। रोहित को तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब अनिका क्या करने वाली है। अब अवार्ड सेरेमनी शुरू होने में बस कुछ ही टाइम बचा हुआ था और अनिका अभी तक लैब से बाहर भी नहीं आई थी। वही अनिका लैब में ही किसी चीज़ को देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर कुछ देर बाद अनिका लैब से वापस रूम में आ जाती है। रोहित अनिका को देखते ही कहता है, अनिका तुम जल्दी ही रेडी हो जाओ, हम लेट हो चुके हैं। अब अनिका भी अपना सिर हाँ में हिला देती है।
इतना सब कह के अनिका शावर लेने के लिए अपने बाथरूम में चली जाती है। जब अनिका शावर से बाहर आती है तो वो अब वहाँ पर सेरेमनी में जाने के लिए अब तैयार होने लग जाती है। जब रोहित ने देखा कि अनिका वहाँ पर कुछ साड़ियाँ ढूंढ रही है, तब अनिका को ऐसे कुछ ढूंढते हुए देखकर अब रोहित वहीं पर अनिका को देख रहा था। अब रोहित अनिका से पूछता है, क्या हुआ अनिका, क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो? तभी अनिका कहती है, बस कुछ नहीं, मैं ये देख रही हूँ कि अवार्ड फंक्शन के लिए मैं कौन सी ड्रेस पहन कर जाऊँ। तभी रोहित पीछे से कहता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तुम तो भूमिका के साथ शॉपिंग करने के लिए गई थी ना। रोहित की बात सुनकर अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है। अनिका कहती है, हाँ मैं शॉपिंग तो करके आई हूँ, मैं श्वेता की इंगेजमेंट के लिए तुम्हारे लिए और अपने लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करके लेके आई हूँ जो अभी भी भूमिका के ही कमरे में है, मैं जल्द ही तुम्हें वो दिखा दूंगी। अनिका की बात सुनने के बाद अब रोहित के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अब रोहित कहता है, ओके ठीक है। तभी ये सब बात करते हुए अनिका को एक वहाँ पर अपने वार्डरोब में ही एक ब्लैक साड़ी दिखाई देती है। अब अनिका उस ब्लैक वाली साड़ी को निकाल कर रोहित से कहती है, ओके मिस्टर मारवा, मुझे लगता है कि इस अवार्ड फंक्शन के लिए ये साड़ी ठीक रहेगी। जो वो भूमिका के साथ ही लेकर आई हुई थी, साड़ी का कलर ब्लैक था। उसी वक्त रोहित भी ये सब देख रहा था। अब रोहित अनिका को देखकर हैरान हो जाता है वो, क्योंकि जब अनिका ने ब्लैक साड़ी को चूज किया तो रोहित ये एक कोइंसिडेंस था कि क्यों रोहित ने भी आज ब्लैक शर्ट और ट्राउज़र पहना हुआ था। अब अनिका सोच में पड़ जाती है और रोहित को देखकर देखती रहती है। अनिका का ध्यान अब रोहित के ऊपर ही था, क्योंकि रोहित ने भी सेम ब्लैक कलर की ही आउटफिट को पहना हुआ था। अनिका को ऐसे देखते हुए रोहित समझ जाता है कि मैंने भी ब्लैक आउटफिट पहना है, इसलिए शायद कहीं अनिका अपने इस प्लान को पोस्टपोन ना कर दे, इसलिए वो कुछ और ना पहन ले। इसलिए अब रोहित जल्दी से अनिका के पास जाता है और कहता है, अनिका तुम यही वाली साड़ी पहनो। अब अनिका कहती है, लेकिन मिस्टर मारवा। अनिका कुछ भी कहती उससे पहले ही रोहित अनिका के मुँह पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, हाँ आज हम दोनों सेम कलर की ड्रेस पहनेंगे। तभी अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और अनिका जल्दी से अपनी उस साड़ी को वियर कर लेती है। अनिका ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उस पर उसने हल्का सा मेकअप लगाया हुआ था। अनिका दिखने में बिल्कुल ही सिंपल लग रही थी, लेकिन अनिका की खूबसूरती के आगे वो सिंपल मेकअप में भी कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत नज़र आ रही थी। रोहित अनिका को ऐसे देखकर अब उसे देखता ही रह जाता है जब अनिका पूरी तरह से तैयार होती है। जब अनिका की नज़रें रोहित पर जाती है तो अनिका रोहित से पूछती है, क्या हुआ मिस्टर मारवा, आप मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? तभी रोहित फिर से कहता है, क्योंकि मुझे तुम हर दिन पता नहीं क्यों इतनी खूबसूरत लगती हो। तब अनिका फिर से कहती है, बस करो मिस्टर मारवा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना भी है। तो रोहित भी अनिका की हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है, हाँ निकलना तो है, लेकिन इससे पहले रोहित कुछ कहता। अनिका उससे एक वहीं पर रोकते हुए कहती है, उससे पहले कुछ भी नहीं मिस्टर मारवा, अभी जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा। अनिका इससे पहले कुछ भी करती उससे पहले ही रोहित ने अनिका को एकदम से हक कर लिया था। रोहित ने जैसे ही अनिका को हक किया तभी उनके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दरवाजे की आवाज़ आने पर अनिका झट से रोहित को एक पंच लगाती है और रोहित तभी अनिका को वहीं के वहीं छोड़ देता है। अब अनिका जल्दी से जाकर अपने बाल और अपनी साड़ी को ठीक करती है और वो दरवाज़ा खोल देती है। जब अनिका वहाँ पर दरवाज़ा खोलती है तो सामने भूमिका थी। भूमिका को देखकर अब अनिका कहती है, हाँ भूमिका बताओ क्या कुछ काम था? तभी भूमिका अनिका से कहती है, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई हो क्या? तभी अनिका ने भूमिका को जवाब देते हुए कहा कि क्या मेरा जाना इतना ज़रूरी है? आई मीन तुम मेरा अवार्ड नहीं ला सकती हो क्या? अनिका ने ये बात भूमिका को चिढ़ाते हुए कही थी। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित की भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि एक पल के लिए तो रोहित को भी लगा कि कहीं अनिका वहाँ जाना कैंसिल ना कर दे। भूमिका ने अनिका को अब जवाब देते हुए कहा, मैं ला सकती, पर मैं चाहती हूँ कि तुम भी चलो वहाँ पर। मैं चाहती हूँ कि जब मैं अवार्ड लूँ तो मेरे साथ तुम भी उस अवार्ड को लो, हम दोनों एक साथ उस अवार्ड को लें। अनिका जल्दी करो, अगर तुम अब तक रेडी नहीं। वैसे मुझे लग रही हो कि तुम बस मुझे चिढ़ाने के लिए कह रही हो, क्योंकि मुझे तो तुम ऑलमोस्ट रेडी ही लग रही हो। अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अब अनिका थोड़ा सा स्टिक होते हुए कहती है, अनिका जल्दी करो, अगर हमें बस आधे घंटे में यहाँ से निकलना है। ये कहकर अब भूमिका वहाँ से चली जाती है। इधर अनिका भी अपने रूम में दरवाज़ा बंद कर देती है। रोहित अनिका को के पीछे खड़ा था। अब वो अनिका को हक करते हुए उसके गालों पर किस कर देता है। रोहित अनिका से अब कहता है कि तुम रेडी हो जाओ, आज तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा क्या आपको दिख नहीं रहा? मैं तो ऑलरेडी रेडी ही हूँ।
अब अनिका को ऐसे देखते हुए मिस्टर मारवा कहता है, हाँ मैं तो बस भूमिका के बिहाफ पर ये सब कह रहा था। और ये सब कहकर अब रोहित भी एकदम से हंसने लग जाता है। रोहित को ऐसे हंसता हुआ देखकर अब अनिका के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अब अनिका फिर से रोहित को कहती है, लेकिन मिस्टर मारवा मैं सच में सोच रही हूँ कि मेरा वहाँ जाना इतना जरूरी नहीं है, क्यों ना यहाँ पर भूमिका को ही जाने दिया जाए। अब रोहित अनिका को कहता है, नहीं अनिका, मैं ये चाहता हूँ कि तुम उस अवार्ड सेरेमनी में ज़रूर जाओ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड का दिन है। मेरे लिए ये एक स्पेशल दिन है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू अनिका, तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो और आज तुम्हारा दिन है, तो तुम्हें वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। अनिका भी अब मिरर में जाकर अब अपना थोड़ा सा मेकअप को चेक करती है कि सब ठीक है या नहीं। जैसे ही अनिका और अब रोहित दोनों ही रेडी थे तो वो मिरर के सामने आए। अनिका रोहित को देखती रह जाती है और रोहित अनिका को। अब दोनों जब अपने आप को देखते हैं तो वो एकदम अच्छे लग रहे थे। इस बार रोहित अनिका को देखते हुए कहता है, चलो इससे पहले भूमिका फिर से यहाँ पर ना आ जाए। रोहित की इस बात ने अनिका के चेहरे पर फिर से एक स्माइल ला दी थी। आज मारवा परिवार के लिए काफ़ी खुशी का दिन था। जैसे ही रोहित अनिका नीचे हॉल में पहुंचते हैं तो सबकी नज़रें मानो उन दोनों के ऊपर ही चली जाती है, क्योंकि दोनों ने सेम कलर का आउटफिट पहना हुआ था। आज दादी माँ भी तैयार होकर अपनी केयरटेकर लीला के साथ थी। भूमिका ने पहले ही सबको फंक्शन का एड्रेस दे दिया था। भूमिका ने स्पेशली मारवा परिवार को इन्वाइट किया था। दादी माँ, आयशा मारवा, लीला, ये सब एक गाड़ी में मारवा हाउस से निकल गए थे। वहीं दूसरी गाड़ी में भूमिका और निखिल निकल गए थे। वहीं रोहित और अनिका रोहित की गाड़ी से ही निकल जाते हैं। जितनी खुशी मारवा परिवार में थी उतनी खुशी यहाँ पर गुलेरिया परिवार में भी थी। गुलेरिया हाउस से करण गुलेरिया, आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया एक साथ निकल जाते हैं, क्योंकि अवार्ड फंक्शन में उनके लिए भी आज जब अनिका को अवार्ड दिया जाना था तो उनके लिए भी एक बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग थी। इसलिए वो लोग भी वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहते थे। वो अनिका की इस खुशी में शामिल होना चाहते थे। और दूसरी गाड़ी में ओमकार, प्रीति और नंदिनी के साथ वहाँ पर सिद्धार्थ गुलेरिया भी निकलने लगे। कुछ ही देर में मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार अवार्ड फंक्शन की जगह पर पहुंच गए थे। सबके चेहरे पर एक खुशी साफ साफ झलक रही थी। जितनी खुशी रोहित मारवा के चेहरे पर थी उतनी ही खुशी करण गुलेरिया के चेहरे पर थी। अनिका ने जब आकाश और मयूर से श्रेया और राजलक्ष्मी के बारे में पूछा तो आकाश गुलेरिया ने जवाब देते हुए कहा, अनिका तुमको अवार्ड फंक्शन के बाद तुम्हारे साथ गुलेरिया तब आकाश ने उन्हें जवाब दिया कि नहीं, वो नहीं आए हैं, क्योंकि आज हम तुम्हें अपने साथ गुलेरिया हाउस में ही लेकर जाएंगे, तब तुम वहां पर जाकर सबसे मिल लेना। ये सुनते ही अब अनिका रोहित की और एक तेज लुक के साथ देखने लग जाती है। रोहित अब अनिका से अपनी नज़रें चुराने लग जाता है। तभी एंट्रेंस से इंस्पेक्टर अब्बास और इंस्पेक्टर विकास अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। इंस्पेक्टर विकास ने भूमिका को देखकर एक एरोगेंट लुक दिया। ये देखकर भूमिका और भी चिढ़ जाती है और भूमिका इंस्पेक्टर अब्बास को एक साइड में ले जाकर पूछती है कि इसने ये चमत्कार किया कैसे, मुझे तो सर आज तक ये समझ में भी नहीं आ रहा। तभी इंस्पेक्टर अब्बास भूमिका को सब बताना तो चाहते थे, पर वो जानते थे कि मिस्टर रोहित मारवा ने ये सब मना किया हुआ है, इसलिए इंस्पेक्टर अब्बास ने वहाँ पर भूमिका को कुछ भी बताना सही नहीं समझा। फिर भूमिका और इंस्पेक्टर अब्बास सबके साथ आ जाते हैं। उसी वक्त सबकी नज़रें एंट्रेंस पर जाती है तो सब देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर विवेक भी अपनी फैमिली के साथ अंदर आ रहे थे। डॉक्टर विवेक वही आदमी है जो कि उस वायरस को बनाने के लिए वहाँ पर मजबूरी में काम कर रहे थे, क्योंकि अनिका ने उसकी फैमिली को, क्योंकि जब इस मिशन पर दिल्ली में आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया ने यहाँ की जिम्मेदारी संभाला था तो उस समय पर अब उसकी फैमिली को भी रिहा करवा लिया गया था। अब डॉक्टर विवेक की नज़र जब अनिका पर गई तो वो अपनी फैमिली के साथ अनिका के सामने आ गए। अब तक वहाँ पर अर्जुन सिंह और छठी इंद्री भी दिल्ली पुलिस के साथ आ चुके थे। डॉक्टर विकास जब अपनी फैमिली के साथ अनिका के पास गया तो वो अनिका के पास जाकर उन्हें पर्सनली थैंक यू बोलता है। अब भी डॉक्टर विकास कहता है, थैंक यू सो मच डॉक्टर अमृता, ये आपने जो एहसान मुझ पर किया और मेरे जैसे न जाने कितने ही लोगों और उनकी फैमिली पर किया है वो मैं बता भी नहीं सकता। उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे न जाने कितने ही डॉक्टर थे जो मन मार कर अपने परिवार की वजह से मजबूर थे, जो वहाँ पर मजबूरी में काम कर रहे थे। डॉक्टर विवेक की बात सुनते ही अब अनिका जवाब देते हुए कहती है, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है डॉक्टर विवेक, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अब तक सभी अभी उस फंक्शन की जगह पर पहुँच चुके थे। अब भूमिका के मम्मी पापा भी वहाँ पर आ गए थे। तो वहीं निखिल का हौसला बढ़ाने के लिए मारवा परिवार के साथ साथ
मार्कस के मम्मी पापा भी वहाँ पर आए हुए थे। रोहित और स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर में अब आंखों ही आंखों में कुछ बातें होने लगी थी, जिसे अनिका ने जल्दी से ही सेंस कर लिया था। अनिका ने रोहित को एक तेज लुक दिया और उसे साइड में आने को कहा। रोहित भी अब जान चुका था कि उसकी शेरनी अनिका जाग चुकी है, इसलिए चुपचाप अनिका के पीछे चला जाता है, क्योंकि अब रोहित के लिए यही ठीक था। अनिका रोहित को एक ऐसी जगह पर ले गई जहां पर कोई उनकी बात ना सुन सके। अनिका ने अब रोहित से पूछा, मिस्टर मारवा प्लीज मुझे बताइए। रोहित को खामोश देखकर अब अनिका ने एक पंच रोहित के पेट में नीचे मार दिया था। रोहित के मुंह से जल्दी से ही एक आह निकली। तभी अब आप बता रहे हो या नहीं, वरना मैं आपको और एक पंच मारूंगी। अनिका ने रोहित से ये कहा। तभी रोहित कहता है, क्या हुआ है अनिका? तभी अनिका कहती है, आप मुझे बताइए, मैंने आपको मना किया था कि मैं गुलेरिया परिवार हाउस में नहीं जाऊंगी। तब रोहित कहता है, तो नहीं अनिका, तुम्हें वहाँ पर जाना ही होगा, यही तुम्हारे लिए ठीक है। लेकिन अब अनिका कहती है, मैं अब आपको कितने बार बोल चुकी हूँ, मैं अब आज के फंक्शन के बाद गुलेरिया परिवार में नहीं जाऊँगी। मैं जानती हूँ कि वहाँ पर भी मेरा जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मुझे छोटे छोटे उन बच्चों से भी तो मिलना है। लेकिन अभी के लिए मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। मुझे जब गुलेरिया परिवार में जाना होगा मैं तब चली जाऊंगी, और आप प्लीज़ पापा को इस बात के लिए मना कर देना। मैं पहले भी आपको ये बात कह चुकी हूँ। अब अनिका की ऐसे जिद करते हुए देखकर अब रोहित के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए अब रोहित भी अनिका की हाँ में हाँ मिला देता है। अब जब दोनों की बात एकांत में पूरी हो चुकी थी, अब दोनों रोहित और अनिका अब दोनों ही उन सब लोगों को आकर ज्वाइन कर लेते हैं। आज रोहित के चेहरे पर बहुत ज़्यादा ही स्माइल थी। उसे अब लग रहा था कि उसकी पुरानी अनिका अब फिर से जाग गई है, वो फिर से अपनी फॉर्म में आ गई है। रोहित ने अनिका को इशारा किया और अपनी जगह पर जाने को कहा। रोहित और अनिका अब दोनों ही जाकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। वैसे तो ये फंक्शंस पुलिस डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन वो सब जानते थे कि मारवा परिवार का दिल्ली में क्या ही दबदबा था, इसलिए उन्होंने दादी माँ से कहा था कि वो स्टेज पर आकर दीपक जलाएं। दादी माँ ने भी मुस्कुरा कर सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया था। दादी माँ को अब सहारा देते हुए रोहित मारवा ने उन्हें स्टेज के पास पहुंचा दिया था और उन्हें लेकर स्टेज पर चला गया था। जैसे ही रोहित मारवा ने दादी माँ को लेकर स्टेज पर लेकर चढ़ा, ऊपर बैठे सारे ही ऑफिसर्स ने तालियों के साथ सुहासिनी मारवा का स्वागत किया। दादी माँ ने भी अपनी गर्दन को झुकाते हुए सबको जवाब दिया। वहां नीचे खड़े हुए मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार के साथ साथ उस हॉल में जितने भी लोग थे जमा हुए थे, वो सब तालियों के शोर से वहां का माहौल एकदम से बदल गया था। वहां स्टेज पर दादी माँ ने दीपक को जलाते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। इसके बाद रोहित का हाथ पकड़कर दादी माँ अब आराम से नीचे आ गई थी और जाकर अब वो अपनी सीट पर बैठ गई थी। दीप जलाने के बाद अब एंकर ने स्टेज को संभाला। एंकर ने फंक्शन को शुरू किया, जिसमें स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हंसी मजाक करके वहाँ के माहौल को थोड़ा सा लाइट किया गया था। एंकर ने अब दिल्ली के IAS ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि वो कृपया करके आगे आए और हमारे जाबाज ऑफिसर्स को उनके अवार्ड दें। वो IAS भी बड़े अबाब के साथ सामने आया और सभी को विश किया और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, आई होप आप सब ऐसे तरह से ही आगे अपने काम में लगे रहेंगे। ये कहते हुए ही उन्होंने कहा, ये पहला अवार्ड जाता है इंस्पेक्टर अब्बास को। अपना नाम सुनते ही अब इंस्पेक्टर अब्बास अपनी जगह से उठकर स्टेज की तरफ जाने लगे। उस IAS ऑफिसर ने भी उन्हें उनका अवार्ड देकर कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। इंस्पेक्टर अब्बास ने इस अवार्ड का क्रेडिट अपनी टीम को दिया। अपनी टीम को थैंक्स बोलकर वहां से जब इंस्पेक्टर अब्बास नीचे आ गए तो उसके बाद भूमिका मारवा के नाम की अनाउंसमेंट हुई। भूमिका का नाम सुनकर मानो दादी माँ खुशी से ही उछल पड़ेगी। दादी माँ पीछे मुड़कर भूमिका के पापा मिस्टर सुधीर मारवा की तरफ देखकर बोलती है, देखो वो बेटी भले है तुम्हारी पर बिल्कुल मुझ पर गई है। ये सुनते ही अब दादी माँ की बगल में बैठी आयशा मारवा की हंसी छूट गई।
दादी माँ आयशा मारवा को अब घूर घूर कर देखने लग जाती है। मिस्टर सुधीर मारवा की आंखों में अपनी बेटी के लिए गर्व साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनकी बेटी ने उसके नाम को ऊंचा किया था, जैसे रोहित ने आज तक मारवा परिवार के नाम को ऊंचा रखा था। वहाँ भूमिका ने अपना अवार्ड लिया और अपनी जीत का क्रेडिट अपने भाई रोहित को देते हुए कहा कि मेरा भाई मुझे हमेशा सपोर्ट करता है, इसलिए इसका क्रेडिट मैं सिर्फ रोहित मारवा को देती हूँ। भूमिका की ये बात सुनते ही अनिका ने भूमिका को एक इम्प्रेसिव लुक दिया। अनिका के साथ साथ अब स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी ये जानते थे कि भूमिका ने जो कहा है वो सच था, क्योंकि भले ही स्पेशल डिपार्टमेंट में यहाँ पर रोहित मारवा का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन यहाँ पर जिन सबको अवार्ड मिला था वो सब अच्छे से जानते थे कि इस मिशन को सक्सेसफुल करने में सिर्फ रोहित मारवा का ही हाथ है। भूमिका अब ये सब कहकर नीचे आ गई और रोहित की जोर से गले लगा लेती है और रोहित को थैंक यू बोलने के बाद अब भूमिका ने अनिका को भी हक कर लिया। उसके बाद अब वो अपने मम्मी पापा को हक करके निखिल की तरफ चली जाती है। अब वो निखिल को हक करके भूमिका अपनी जगह पर बैठ गई थी। भूमिका के बाद अब अर्जुन सिंह का नाम अनाउंस हुआ। अब अर्जुन सिंह ने भी जब उस अवार्ड को लिया तो उन्होंने अपनी जीत का क्रेडिट अपनी टीम के साथ साथ अपने परिवार को भी दिया और नीचे आ गया। इसके बाद निखिल का नाम अनाउंसमेंट हुआ। निखिल ने भी अवार्ड लेकर अपनी जीत का क्रेडिट रोहित मारवा को एज ए मेंटोर दिया और साथ के साथ अपनी टीम को भी क्रेडिट दिया और वहां से चला जाता है। इसके बाद छठी इंद्री का नाम अनाउंस हुआ। वो स्टेज पर जाकर अपनी जीत का क्रेडिट अपनी और अपनी फैमिली को देता है और फिर नीचे आ जाता है। अब उस शख्स की बारी थी जिसका इंतजार रोहित और आकाश को सबसे ज़्यादा था। रोहित ने मयूर गुलेरिया की तरफ देखकर मयूर गुलेरिया की तरफ देखा। मयूर गुलेरिया समझ गया था कि उसे क्या करना है। मयूर गुलेरिया अपनी जगह से उठकर बाहर चला गया। उसी वक्त इंस्पेक्टर विकास का नाम अनाउंस हुआ। अब तक मयूर गुलेरिया भी अपने हाथ में एक ट्रे लेकर आ गया था। ट्रे में 2 फूलों की माला थी, एक रोहित ने ले ली थी और एक आकाश ने ले ली थी। इंस्पेक्टर विकास ने अपनी जीत का पूरा क्रेडिट खुद को दिया और ऐसी कहानी बताने लगा जैसे अगर वो नहीं होता तो दिल्ली के मिशन को पूरा ही नहीं किया जा सकता था। ये इम्पॉसिबल था इंस्पेक्टर विकास के बिना। ये सब सुनते ही रोहित और आकाश गुलेरिया दोनों ही अपनी जगह पर खड़े हो गए और स्टेज की तरफ जाने लगे। स्टेज पर जाते ही पहले आकाश गुलेरिया ने इंस्पेक्टर विकास को फूलों का हार पहनाया। उसके बाद रोहित मारवा ने भी इंस्पेक्टर विकास को फूलों का हार फैलाया और इतनी तारीफ की कि मानो इंस्पेक्टर विकास की सुनाई हुई कहानी सच्ची हो। वहाँ नीचे जब इंस्पेक्टर अब्बास ने ये सब देखा तो वो अपने मन ही मन में उन्हें इंस्पेक्टर विकास के लिए बुरा लग रहा था, पर वो जानते थे कि यहाँ गलती इंस्पेक्टर विकास की ही थी। वहीं अनिका भी ये देखकर हैरान थी। हालांकि अनिका रोहित की रिवर्स साइकोलॉजी को अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन अनिका को रोहित और आकाश का ये एक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शायद इसलिए भी क्योंकि अनिका ये नहीं जानती थी कि जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी तो इंस्पेक्टर विकास ने अनिका के बारे में उसके पीछे से क्या बोला था। वहाँ भूमिका और मयूर गुलेरिया दोनों का गुस्सा अब बढ़ रहा था। मयूर गुलेरिया के गुस्से की वजह ये थी कि उसे लगा था कि आकाश गुलेरिया और रोहित मारवा ने ये हार अनिका के लिए मंगवाया है। वहीं दूसरी तरफ भूमिका को ये लग रहा था कि उसके भाई को अपनी बहन से ज़्यादा किसी और के लिए खुशी हो रही है, क्योंकि ऐसा हार रोहित मारवा ने भूमिका को तो नहीं पहनाया। भूमिका को अपने साथ साथ अनिका के लिए भी अब वहाँ पर बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि आकाश गुलेरिया भी वही कर रहा था जो सेम रोहित मारवा कर रहा था। भूमिका ने अनिका को मैसेज करते हुए तभी भूमिका अपना फ़ोन निकालती है और अनिका को मैसेज करती है। वो मैसेज में लिखती है कि भाइयों के मामले में अनिका हम दोनों की ही किस्मत खराब है। एक तुम्हारा भाई है जो इंस्पेक्टर विकास को माला पहना रहा है और एक मेरा भाई है जो वो भी इंस्पेक्टर विकास को ही माला पहना रहा है। उन्होंने हमारे बारे में तो नहीं सोचा। अनिका ने जब भूमिका का भेजा हुआ ये मैसेज पढ़ा तो उसकी एकदम से हंसी निकल गई। अनिका को भूमिका के लिए यहाँ पर बुरा लग रहा था, क्योंकि भूमिका जो फील कर रही थी वो अब अनिका अच्छे से समझ पा रही थी। वो यही सोच रही थी कि काश वो भूमिका को सब बता दे, पर वो जानती थी कि रोहित ने उसे मना किया था। अभी अनिका के नाम अनाउंस होता है पूरे हॉल में। अब मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार की तालियों की गूंज सुनाई देती है। अनिका जैसे ही स्टेज पर पहुंचती है तो उस IAS ऑफिसर ने अनिका से कहा, आप तो पुलिस डिपार्टमेंट की भी नहीं, फिर भी आपने हमारी मदद की, उसके लिए थैंक यू सो मच। अनिका ने भी अब अपना सिर झुकाकर
उनके थैंक यू का जवाब दिया और फिर उन्हें बस यही कहा कि मेरी जीत की वजह है मेरा पूरा का पूरा परिवार और स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम। इतना कहते ही अनिका नीचे उतरने लगी। तभी उस आईएएस ऑफिसर ने अनिका को रोकते हुए कहा, अभी रुक जाइए आप। अनिका हैरानी से अब उस ऑफिसर की तरफ देखने लग जाती है कि अब अचानक से इस आईएएस ऑफिसर ने अनिका को क्यों रोका है। अब उस ऑफिसर ने जवाब देते हुए कहा कि आपका नाम एक और अवार्ड है। अनिका ने सवालिया नज़रों से देखा तो उस ऑफिसर ने जवाब देते हुए कहा कि आपने एक वायरस का एंटीडोट बनाया है जिससे न जाने कितने ही लोगों की जान बच गई है। उसके लिए भी आप इस अवार्ड की हकदार हैं। ये सुनते ही अनिका अब रोहित मारवा की तरफ देखने लग जाती है। क्योंकि अनिका को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। रोहित मारवा भी बस अब पलके झुकाते हुए बस हाँ का इशारा कर देता है। अनिका भी अब ये देखकर उस अवार्ड को लेकर नीचे की तरफ आ जाती है। जब अनिका रोहित मारवा के पास आती है तब अनिका रोहित से पूछती है कि ये सब क्या है। तभी रोहित कहता है, हाँ अनिका, वहाँ पर जो भी काम हो रहा था उसमें हमने तुम्हारी माँ के द्वारा बनाए हुए एंटीडोट को यूज़ किया था। अब हम उसमें स्वाति मल्होत्रा का तो नाम नहीं ले सकते, इसलिए अब उनके नाम पर ये अवार्ड अब तुम्हें दिया जा रहा है। इसलिए इस अवार्ड की हकदार स्वाति मल्होत्रा ना सही लेकिन तुम तो हो। अब रोहित मारवा की ये बात सुनकर अब अनिका के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अब अवार्ड फंक्शन क्लोजिंग की तरफ बढ़ने लग जाता है। एक तरफ जहां दिल्ली में ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, वहीं दुनिया के किसी दूसरे कोने में कुछ प्लानिंग चल रही थी। एक अंधेरे कमरे में एक किंग साइज की चेयर पर बैठा है। एक कमरे में एक आदमी से कहता है कि बॉस, आपको क्या लगता है वो सब वहाँ आएंगे? उसका बॉस अब उससे जवाब देता है कि बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हमने जो जाल फेंका है वो सब उसमें फंसने के लिए आएंगे। देखना, मुझे स्पेशल डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिसर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो मरे या जिए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो 2 ऑफिसर को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे वो हर हाल में अपनी टीम में चाहिए जो उस दिन कर्नाटक आइलैंड में उस घर की टेरेस पर लड़ रहे थे। क्योंकि उनके अंदर जो स्किल्स थे, मुझे वो स्किल्स चाहिए। वो दोनों हमारे साथ जुड़ने के लिए बने हैं, समझे। तभी वो आदमी जवाब देता है, जी बॉस। जैसे ही वो दोनों आने वाले होंगे हम उनके आने से पहले ही इस बटन को दबा देंगे। ये सब सुनकर अब उसके बॉस ने जवाब दिया, सुना है आज उन सबको वहाँ पर उनके लिए एक अवार्ड फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया है। उन सबको आज अवार्ड मिलने वाला है। एक तोहफा हमारी तरफ से भी उनके लिए भेजा जाएगा जो उन सब की जिंदगी का आखिरी तोहफा होगा। ये कहते हुए ही वो खामोश हो गया और कुछ देर तक अब वो आदमी खामोश रहता है। लेकिन क्योंकि वो किंग साइज कुछ चेयर पर बैठा हुआ किसी राक्षस से कम नज़र नहीं आ रहा था, वो कुछ टाइम चुप रहने के बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें उस स्वाति मल्होत्रा की बेटी पर नज़र रखने के लिए कहा था, क्या तुमने ये किया है? तभी वो आदमी अपने बॉस को कहता है, जी बॉस, हमारा एक आदमी मारवा हाउस में सर्वेंट बनकर गया है। उसने खबर दी है कि 1 महीने से अनिका गुलेरिया अपने कमरे से भी बाहर नहीं आई है। और हाँ, वो रोहित मारवा भी दूसरे रूम में ही सोता है, वो गेस्ट रूम में ही सोता है। ये सुनते ही उस आदमी के बॉस ने उसे घूर घूर कर देखने लग जाता है। इसमें मेरे काम की क्या इन्फॉर्मेशन है? तुम मुझे ये सब बकवास क्यों बता रहे हो? उसके आदमी ने जवाब देते हुए कहा कि बॉस, हम जिस कीमती चीज़ को ढूंढ रहे हैं, अगर वो उनके पास होती तो क्या अपने लिए वो लोग इस्तेमाल नहीं करते क्या? क्योंकि अनिका 1 हफ्ते से बेड पर है। अगर उन लोगों के पास वो इतनी बेशकीमती चीज़ है तो अनिका उस चीज़ को यूज़ करके 2-4 दिन में ही ठीक हो जाती। अपने उस आदमी की बात को सुनकर अब उसके बॉस को बिल्कुल ही गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से तिमतिमाते हुए जवाब देता है, कितनी बार कहा है मैंने, उसका नाम मत लिया करो। अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही है तो इसका मतलब उस अनिका गुलेरिया की याददाश्त सच में चली गई है। एक काम करो, उन दोनों बेवकूफ़ों को फ़ोन करो, उनसे पूछो कि जिस काम के लिए उन्हें वहाँ भेजा है क्या वो तैयार भी है या नहीं।
उस आदमी ने तभी अपने बॉस की बात सुनने के बाद अब अपना फ़ोन निकालता है और एक नंबर डायल कर देता है। सामने से आवाज़ आती है, हेलो। ये आदमी कहता है, तुम दोनों को जिस काम के लिए फ्रांस भेजा है उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। सामने से भी आवाज़ आती है, बस 1 हफ्ता काम हो जाएगा। इस आदमी ने फिर कहा, देखो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है, अगर तुम उस दिन महल में घुसने में कामयाब हो गए तो ठीक है, वरना इतना कहते ही वो जल्दी से उस फ़ोन को काट देता है। यहाँ पर यह आदमी अपनी बात को अधूरी ही छोड़ देता है ताकि सामने वाले आदमी उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ जाएं। फिर वो अपने बॉस से फिर से कहता है, बॉस थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो 1 हफ्ते का समय बोल रहे हैं। उसका बॉस अब एक से स्क्रीन पर नज़र जमाए हुए था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अवार्ड फंक्शन लगभग ख़त्म हो गया था। उसी वक्त रोहित मारवा ने सारे ही स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर को इशारा किया। वो सारे ऑफिसर अब समझ गए थे कि अब उनके मिशन का टाइम होने वाला है और अभी उन्हें कहीं और जाना है। अपने अवार्ड को अपनी फैमिली मेंबर के हाथ में पकड़ाते हुए वो सब अब बिल्कुल ही तैयार थे और फिर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे। इधर आकाश गुलेरिया ने अनिका से के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चले हम। तभी अनिका ये सुनते ही रोहित की तरफ देखने लग जाती है। रोहित ने बात को संभालते हुए कहा, रात तक मैं खुद अनिका को गुलेरिया हाउस छोड़कर आऊँगा। रोहित की ये बात सुनकर करण गुलेरिया एकदम से हैरान हो गया। रोहित ने तभी उनके चेहरे की हैरानियत को देखते हुए कहा, मुझे अनिका को अभी कहीं लेकर जाना है। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया इधर उधर देखने लग जाते हैं। आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया की एकदम से हंसी निकल गई। वहाँ जितने भी लोग थे सभी किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे। करण गुलेरिया अपने गुलेरिया परिवार के साथ अब अपने गुलेरिया हाउस के लिए निकल गए और मारवा परिवार के सभी सदस्य भी अब वहाँ से निकल चुके थे। रोहित अब अपनी गाड़ी में बैठ गया। रोहित के साथ साथ अब अनिका, चिराग और अब्दुल भी थे। वहीं दूसरी गाड़ी में भूमिका, इंस्पेक्टर अब्बास, निखिल और अर्जुन सिंह भी थे। उनके पीछे की गाड़ी में इंस्पेक्टर विकास और छठी इंद्री थे। एक के पीछे एक गाड़ी चलने लगी। 2 घंटे के समय के बाद वो सब अब गुलेरिया हाउस के फार्म हाउस पर पहुंच चुके थे। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने अनिका और रोहित को देखा तो उसने उन सबको अंदर जाने के लिए कहा। फार्म हाउस में ही तीनों गाड़ियों को पार्क करके वो सब उस फार्म हाउस के अंदर चले गए थे। वहीं पर सबने ब्लैक जंप सूट और मास्क पहन लिया था। फिर सब एक जगह इकट्ठा हो गए।